Hello viewers, myself CA Sanjay Kumar Goyal, फैकल्टी मेंबर एंड डायरेक्टर ऑफ एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट रायपुर। आज मैं आप लोगों का इंट्रोडक्शन एक ऐसे शख्सियत से करवाना चाहता हूं जिन्होंने अभी सीए इंटर में मई 2023 की एग्ज़ाम में ऑल इंडिया में 14th रैंक हासिल किया है। और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट होता है ये कि पूरे इंडिया में, पूरे भारतवर्ष में हम 14th रैंक में आते हैं। और टोटल इनका मार्क्स जो है 646 है और थोड़ा हम इनसे बातचीत करेंगे। और व्यूअर्स, इस वीडियो का पर्पस यही है कि आने वाले जो बच्चे हैं जो अभी नवंबर में एग्ज़ाम देने वाले हैं, आगे जो एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनको काफ़ी गाइडलाइन मिले और किस तरीके से तैयारी की जाए ताकि हम बहुत अच्छा परफॉर्म करें एग्ज़ाम में। सी को कई बच्चे टफ एग्ज़ाम मानते हैं। तो शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले आयुष सिंघानिया जी का वेलकम करता हूँ। आयुष, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले, जो आपने ऑल इंडिया में 14th रैंक हासिल की। तो पहले तो ये बताओ कि ये अचीवमेंट पहले से ऐसा डिसाइडेड था, ऐसा लग रहा था हो ही जाएगा, कि सरप्राइज़ हुए आप खुद? थैंक यू सो मच सर। मैं पूरे एक्सेल का और पूरे एक्सेल के सपोर्ट स्टाफ का धन्यवाद करना चाहूँगा यहाँ के लिए। सर, अचीवमेंट का तो ऐसा है, रैंक 14 तो कभी नहीं सोचा था। ओके। ये लगा था पेपर आकर देकर कि हाँ चलो, अगर रोल नंबर सही लिखा हुआ तो पास तो मैं हो जाऊँगा, अच्छा। और अगर सही चेकिंग हुई तो क्या पता भगवान कुछ रैंक ही दे दे। लेकिन रैंक 14 तो कभी नहीं सोचा था सर। मतलब रैंक का एक्सपेक्टेशन, लेकिन पेपर अच्छा बनाए, मेहनत किए और उसका ये रिजल्ट है। यस सर। तो देखिए, पहला लेसन तो यही मिलता है कि अपना अपना बेस्ट देते जाओ और कुछ अच्छा ही होगा। क्योंकि ऐसा माइंड में नहीं रहता कि हमको रैंक में ही निकालना है। आपने पूरा पेपर अच्छा बनाया, ईमानदारी से पढ़ा है, टेस्ट दिया है, तो उसका बेनिफिट मिलता ही मिलता है। तो आयुष, मैं एक ओवरऑल ये जानना चाहूँगा कि फिर एक आध सब्जेक्ट की बात करेंगे अपन, कि इंटर के स्टूडेंट को माइंडसेट कैसा रखना चाहिए कि हम कम से कम ये तो हो कि एग्ज़ाम दे के आएँ तो हम पास तो हो ही जाएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। रैंक आना, नहीं आना, अच्छे नंबर आना, मीडियम नंबर आना एक अलग बात है, लेकिन एक बेसिक रिक्वायरमेंट एक सीए इंटर की स्टूडेंट की क्या रहनी चाहिए, माइंडसेट क्या रहना चाहिए? सर, मेरे हिसाब से मतलब ये फ़्लो करते जाता है। पहले आपके 6 महीने कोचिंग के, वो मतलब आपको काफ़ी ज़्यादा आवर्स देने पड़ते हैं, तो उसमें अलग माइंडसेट रहता है। पीएल है, उसमें अलग रहता है। जो आपके 1.5 दिन प्रिपरेशन के रहते हैं उसमें अलग रहता है, और जिस दिन आप पेपर देने जा रहे हैं वो भी अलग रहता है। मतलब आपका एक फ़्लो बनते जाता है। अब जैसे कोचिंग में आ रहा है तो पहला तो माइंडसेट ये रखना है कि मैं कुछ भी छोड़ नहीं रहा हूँ। मतलब जितना भी आ रहा है वो तो मैं लेकर जा ही रहा हूँ। वहाँ जो भी होमवर्क मिल रहा है वो तो मैं कर ही रहा हूँ। संडे को जैसे प्लान कर रहा हूँ मैं कि क्या अगले अगले वीक में मेरे को क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। अब अगर पीएल में आए तो अपने को ये देखना चाहिए कि नहीं, टाइम वेस्ट तो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। मैं पूरा अपनी जी जान दे रहा हूँ, फिर आगे जो भी वो देखा जाएगा। 1.5 दिन में आ रहे हैं तो अब ऐसा लगता है कि कब ख़त्म होगा पेपर, कब ख़त्म होगा। तो वहाँ ऐसा रखना चाहिए कि नहीं, चलो अब करते जाते हैं, अब यहाँ तक आए तो आगे तो जाएंगे। और जब पेपर देने जा रहे हो तब तो ऐसा रखना चाहिए कि जो मेरे को आता है वो तो मैं लिख कर आऊँगा ही, फिर जो भी होगा वो देखा जाएगा। आयुष ने बहुत अच्छी बात कही, मेरे को वापस से बोलने की इच्छा हो रही है कि 4 टाइप के माइंडसेट की ज़रूरत है। एक, जब आप कोचिंग ले रहे हो उस समय माइंडसेट कैसा होना चाहिए। एक, जब कोचिंग कंप्लीट हो जाती है और पीएल के दौरान क्या माइंडसेट रहे। कई बच्चे मैं जानता हूँ कि कोचिंग के दौरान बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं और पीएल जो मिलती है प्रिपरेशन लीव के दौरान वो ढीले पड़ जाते हैं, ध्यान नहीं देते, टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं। तो हमको कोचिंग में दिखता है कि बच्चा बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन वो पता नहीं क्या करता है और फेल हो जाता है या फिर नंबर गिर जाते हैं। और दूसरा, फिर जो एक एग्ज़ाम और दूसरे एग्ज़ाम के बीच में जो 1.5 दिन का टाइम मिलता है उसमें माइंडसेट, और एग्ज़ाम देने जा रहे उस समय माइंडसेट। मतलब कुल मिलाकर मैं ये आयुष बोल सकता हूँ कि पूरे समय माइंडसेट जो है ना, एक्शन मोड में और पॉजिटिव रहना चाहिए। सर, पॉजिटिव रहना डिप्रेस चाहिए। नहीं रहना चाहिए वो कहीं अपने पर। आप फ्लो करते जाएगा माइंडसेट। अगर आप मेहनत करो ना, वो अपने आप आएगा। मतलब मैं अपने कई फ्रेंड्स को देखा हूँ कि जो बोथ ग्रुप की कोचिंग लेते हैं, फिर पीएल में ऐसा लगता है नहीं होगा यार, नहीं होगा, फिर एक ग्रुप में शिफ्ट हो जाता है। ओके। मतलब फ्लो करता है का मतलब ये हुआ कि जब मैं कोचिंग बहुत अच्छे से लेता हूँ, पूरी तैयारी करता हूँ, पूरे टेस्ट देता हूँ, तो अपने आप उसका जो मेरे को बेनिफिट मिलता है वो पीएल में भी फ्लो करता है। पीएल में अच्छा से पढ़ता हूँ तो 1.5 दिन में फ्लो करता है, और 1.5 दिन में मेरे को पॉजिटिव एटीट्यूड देता है। अपन ऐसा एक सीक्वेंस बना सकते हैं। यस सर, मतलब वो अपने आप होगा अगर आप मेहनत अपने आप कर रहे हो होगा। और मतलब पॉजिटिव अप्रोच रख रहे हो कि नहीं, जो भी होगा मैं देख लूँगा, अपने आप ओके। वो फ्लो होगा। ओके। और मैं सब्जेक्ट वाइज बताऊं तो कॉस्ट में आयुष ने 90 मार्क्स अचीव किया। मतलब सीए के किसी भी एग्ज़ाम में 90 नंबर लाना अपने आप में एक अलग बात है।
और टैक्सेशन में इन्होंने 88 मार्क्स लेके आए। तो कम से कम आयुष ये 2 सब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताओ कि टैक्सेशन में, क्योंकि टैक्सेशन को टफ मानते लोग, इंटरकनेक्शन रहता है चैप्टर्स आपस में, तो क्या उसमें स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए और क्या किया आपने ऐसा जो इतने 88 मार्क्स टैक्स में लेके आए? कई लोग तो बोलते हैं सब टैक्स में पास हो जाएं बस कैसे भी करके। सर मतलब टैक्स का ऐसा खौफ बना रहता है ना जब हम लोग कोचिंग में ज्वाइन करते हैं, नहीं यार ग्रुप वन में तो टैक्स ही परेशान कर रहा था, नहीं यार ग्रुप वन में तो टैक्स ही दिक्कत करता है। टैक्स में सर मैं ये बोलूँगा कि आईडीटी और डीटी पहले तो अपन 2 को भाग कर देखें। तो डीटी में मतलब पहले तो अपन क्लास आ रहे हैं, जितना भी हो रहा है वो ले रहे हैं, और जितने भी मतलब आपको होमवर्क मिल रहा है वो तो डेली बेसिस पर करना ही चाहिए। मतलब एक फ्लो बना रहता है, वरना वो फिर आगे का छूटते जाता है अगर आपका पीछे का बैकलॉग हो जा रहा है। और सर आईडीटी में पहली बात तो जो भी थ्योरी हो रही है या फिर जो भी प्रैक्टिकल हो रहा है उनको अच्छे से आप ग्रास्प कर लिए। रात को आप जाकर एक बार देख लिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं। जो क्वेश्चन बैंक मिल रहा है उसमें आप टिक कर लिए कि मेरे को क्या क्वेश्चन बाद में देखना है क्या नहीं देखना है। रिप्रेजेंटेटिव काफ़ी हेल्प मिलती है सर। और आईडीटी में सर डायरेक्ट टैक्स में सर ये होता है कि मतलब जैसे बड़े बड़े चैप्टर हो गए, पीजीपी हो गए या फिर कैपिटल गेन हो गया, उसमें अपन काफ़ी टाइम देते हैं पीएल में भी और वो 1.5 दिन में भी। और सर अगर अपन मेन पेपर में देखें तो ज़्यादा जो वेटेज आता है या फिर ज़्यादा जो मतलब क्रीम नंबर आते हैं वो आते हैं अपने छोटे छोटे चैप्टर से। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड हो गए, डिडक्शंस हो गए, या फिर एडवांस टैक्स वगैरह हो गए, रिटर्न फाइलिंग हो गया। उसको इग्नोर कर लेते हैं छोटे चैप्टर समझ के एग्जैक्टली सर, स्टूडेंट्स। उसको मतलब एकदम बेस्ट करना चाहिए, बल्कि 1.5 दिन में भी ये छोटे चैप्टर्स को एकदम मतलब पिन पॉइंट पे होने चाहिए आपके कि ये है मतलब वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है और मार्क्स भी काफ़ी स्कोर करने मिलता Okay. है। और आईडीटी में भी सर आपको मतलब क्वेश्चन टिक होने चाहिए आपके, थ्योरी आपका क्लियर होना चाहिए पक्का से सर। मतलब और प्रोविजन याद नहीं हो पाता, बच्चे बोलते हैं उसके लिए क्या बार बार रिपीटेटिव रिवीजन इसका याद नहीं हो पाता, कई बार बच्चे बोलते हैं। सर डायरेक्ट टेक्स्ट में तो वैसे प्रोविजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मतलब वो तो आप ही बोलते थे कि सिंपल अगर आप लैंग्वेज लिख कर आ जाओगे तो भी हो जाएगा, और मैं सिंपल लैंग्वेज लिख कर आया और अब अगर नोट्स में 88 मार्क्स आ रहे हैं मतलब वो वैसे ही चेक होता नंबर है। देते हैं एग्जैक्टली सर। और जीएसटी में सर थोड़ा बहुत मतलब रहता है थ्योरी पे प्रोविजन ध्यान का, देना पड़ता है। बट अगर आप अपनी लैंग्वेज में लिख कर आ रहे हो तो भी इतनी दिक्कत नहीं, बस आपका क्लियर होना चाहिए कि आप सही बोल रहे हो, ओके। फिर कोई दिक्कत नहीं है। और कॉस्ट में 90 नंबर लाए उसका कैसा क्या राज है? सर कॉस्ट का तो लविश सर की जो बुक थी वो तो एग्जॉस्टिव थी। लविश सर का थ्योरी एकदम थ्योरी भी और उसमें प्रैक्टिकल भी एकदम क्लियर था। वो मतलब सर जैसे आज क्वेश्चन करा दिए ना तो मैं रात को जाकर एक बार, टाइम तो रहता नहीं सर बोथ ग्रुप में कि आप एक एक क्वेश्चन अच्छे से बनाकर देखो, तो मैं रात में एक बार जाकर उसको पलटा लेता था कि इसका फ्लो क्या है क्वेश्चन का, मतलब यहाँ से करेंगे तो ऐसा हो जाएगा इस टाइप का। और सर मैं मतलब क्लास में क्वेश्चन टिक कर लेता, जैसे 3-4 टाइप के एक टाइप के क्वेश्चन है तो मैं उनमें से जो सबसे हार्ड रहेगा उसको टिक कर लूँगा कि खाली मैं यही देखूंगा। और जैसे सर इस बार जो पेपर था वही मतलब आपको रिपीटेड क्वेश्चन नहीं दिखे थे इस बार आपको दिखे थे जो आपके कंसेप्ट बेस्ड, तो जिनके कॉन्सेप्ट क्लियर है उनसे बने। एग्जैक्टली सर, मतलब कॉन्सेप्ट ही इस बार की था कि आप पेपर बना पाओ और पूरा अटेम्प्ट कर पाओ। ओके। और इंटर के लिए टेस्ट की क्या अहमियत है? मतलब जो टेस्ट चलते हैं रेगुलर या मॉक टेस्ट, उसका क्या रोल रहता है? कई बच्चे टेस्ट नहीं लिखते, मतलब उनको पता नहीं। सर मतलब अगर आप टेस्ट लिख रहे हो ना तो आपका जो फर्स्ट रिवीजन है ना वो तो क्लासेस के दौरान ही हो जा रहा है। ओके, सर चैप्टर मतलब वाइज। ये सर एक चीज़ मैं और ये भी बोलना चाहूँगा एक्सेल में कि मतलब जो यहाँ पर ट्यूसडे टेस्ट होता है ना हमला, बहुत बढ़िया सिस्टम है। मतलब वो नहीं फॉलो हो पाता, आप अगर अपने से भी करो ना तो भी वो नहीं हो पाता, लेकिन आप अगर जैसे इस बहाने प्रेशर में हो जाती तैयारी। एग्जैक्टली सर, प्रेशर में हो जाता है, आपका संडे अपने आप यूटिलाइज हो जाता है कि अब तो पढ़ना ही हाँ, पड़ेगा, ट्यूसडे टेस्ट है तो संडे पढ़ना ही पड़ना है। संडे पढ़ना ही पड़ेगा। काफ़ी मतलब अहमियत रहती है। टेस्ट को भी काफ़ी मतलब सीरियसली लेना चाहिए बच्चों ये को। सर और एक ना पॉजिटिव कंपटीशन टाइप का आ जाता है, मतलब आजू बाजू वाले लिख रहे हैं हो रहा है, आप अपने से मतलब ज़्यादा नंबर किसी का है तो अपन चेस कर रहे हैं उसको। उसको वो क्या अच्छा लिखा है मैं वो देख रहा हूँ, काफ़ी बढ़िया हो जाता है। और मतलब एक रिवीजन तो आपका वैसे ही हो वैसे जाता ही है। हो जाता है। इन जनरल कितने रिवीजन होने चाहिए? सर जैसे मैं बात करूँ तो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। जैसे थ्योरी सब्जेक्ट के ज़्यादा हो गए जो आपके स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, जैसे मैं कॉस्ट और अकाउंट्स का बहुत कम ही किया था, मतलब पीएल में एक बार मैं देख लिया था, एक बार मैं मॉक दिया था तो उस टाइम पे देख लिया था और फिर सीधा फाइनल टाइम पे। अब जैसे थ्योरी सब्जेक्ट हो गए तो उनका तो एक बार तो आपको पीएल में देखना ही है, फिर आपको मॉक में भी देखना है, फिर ऐसे एक आध दिन बीच बीच में गैप मिल जाता है पीएल में लास्ट में, उनमें भी थोड़ा बहुत जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो गए वो देख लिए, फिर फाइनल पेपर में। और एक रिविजन सर वैसे टेस्ट के साथ हो जाता है। और इसके अलावा मैं ये पूछना चाहूँगा कि ओवरऑल फेस टू फेस क्लासेस एक्सेल से तुमने अटेंड की, तो फेस टू फेस क्लासेस का क्या ओवरऑल फीडबैक रहा कि कैसा यहाँ माहौल रहा तुम्हारे को, इंफ्रा वाइज या जैसा भी जो मन में आ रहा है कि मतलब ओवरऑल फैकल्टी वाइज क्या फील रहा तुम्हारा ओवरऑल?
सर मैंने जैसे ग्रुप 1 क्लासेस हाँ। फेस टू फेस ली थी एक्सेल से। सर बेस्ट पार्ट ये है फेस टू फेस में कि आप उसको इंटू 2 में नहीं देख सकते, पहली बात तो। तो इंटू 2 में नहीं देख सकते, ये बेस्ट है कि वर्स्ट है? सर बेस्ट है, मतलब Best वो है। अगर आप इंटू 2 में देख रहे हो ना, उसका मतलब ये है कि आपके दिमाग में नहीं जा रहा है, वो खाली प्ले होकर हो जा रहा है कि मैं एक बार लेक्चर देख लिया हूँ, अब वो जा रहे हैं कि नहीं एक जा रहे हैं। फॉर्मेलिटी हो गई, हाँ मैंने लेक्चर देख लिया। सर फेस टू फेस में एक तो ग्रास्प अच्छा होता मतलब है। जो बच्चे रिकॉर्डिंग में इंटू 1.5 या 2 देखते हैं, उसको सही मोड नहीं माना जाता। नो सर, उसमें मतलब खाली यही हो रहा है कि आपकी क्लास कंप्लीट हो जा रही है, आपके दिमाग में कुछ नहीं जा रहा, बस एक सेटिस्फेक्शन है कि क्लास कंप्लीट हो गई। परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बच्चे। परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। सर दूसरा ये है कि अगर आप फेस टू फेस आओगे ना, आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, मतलब टीचर से ज़्यादा अच्छा आप सामने देखोगे तो वो एक अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है। सर और हो गया कि यहाँ कनेक्शंस अच्छे बन जाते हैं, मतलब आप मिल रहे हो लोगों से, एक पॉजिटिव एटीट्यूड हो जा रहा है। और मतलब जैसे आप रिकॉर्डेड वगैरह लोगे तो आप थोड़े अकेले हो जाते हो कि कोई साथ में नहीं है। मतलब कहीं डिसिप्लिन बिगड़ा तो खत्म हो गए फिर। यहाँ साथ में है, मतलब साथ में है। पता चल रहा है कि वो क्या कर रहा है, मैं कितने अपन पानी कभी में। डल होते हैं तो किसी फ्रेंड से एनर्जी मिल जाती है, यार ये तो Exactly, कर रहा है मैं भी करूंगा। मतलब लोगों को पता रहता है कि आप किसके थ्रू जा रहे हो। हाँ, अब जैसे घर में सीए नहीं है तो उन लोगों को इतना आइडिया नहीं रहता, लेकिन आप जैसे फेस टू फेस आ रहे हो, आसपास लोग हैं तो उन लोगों को पता रहता है। अब जैसे आप फैकल्टी से तुरंत जाकर मिल सकते हो, जैसे ही हाँ, क्लास हो गई। इंफ्रा भी सर, इंफ्रा में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब बहुत बढ़िया है, मतलब एकदम मॉडर्न इंफ्रा टाइप्स है, मतलब वैसी कोई इंफ्रा के मतलब बेस्ट इसलिए क्योंकि आपको उसके बारे में सोचना नहीं पड़ता, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। और ओवरऑल रायपुर में, खैर तुम तो रायपुर के ही हो तो ऐसा तो कोई वो इशू नहीं, बाहर से आते तो खैर रायपुर का एनवायरनमेंट कैसा है क्या है, वैसा तो कोई दिक्कत नहीं है। सर बाहर से भी मतलब काफ़ी दोस्त है, लेकिन अच्छा। मतलब सेटल है सब, मतलब यहाँ आसपास मिल जाते हैं। मतलब उनको तो कोचिंग में ही रहना है, 7 हाँ, से 8 हाँ, जो बोथ ग्रुप करे तो बोथ उतनी ग्रुप वालों को तो दिन भर यहीं रहना है। कोई दिक्कत नहीं और सर। कोई लास्ट कमेंट बच्चों को, इंटर वाले बच्चों को स्पेशली, कि क्या और तुमको लगता है दिल से कि हाँ ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी जस्ट बैच जो नवंबर वाली बैच है उन लोगों के लिए क्या कमेंट रहेगा? सर इंटर के लिए यही रहेगा कि मतलब वैसे बोलते हैं ना, सीए हार्ड नहीं है, बस वास्ट है। तो मतलब एक एटीट्यूड रहना चाहिए कि नहीं ये तो मैं कर लूँगा, बस थोड़ा सा मेरे को देखते हुए चलना है कि सारे सब्जेक्ट में कवर कर रहा हूँ सारा, मतलब वो वास्ट इतना है ना कि आप नहीं कर सकते पूरा कवर, तो आपको ना छोटा छोटा उसको करते जाना चाहिए। जैसे सर मैं मतलब मेरे 8 सब्जेक्ट थे ना, 8 के मेरे क्वेश्चन टिक थे, मतलब लास्ट में क्या देख कर जाना है क्या नहीं देख कर जाना है, पहले से ही सेग्रीगेटेड था। और एक पॉजिटिव अप्रोच रखना चाहिए, जो होगा वो तो मैं देख ही लूँगा, मतलब आपके हाथ में खाली प्रोसेस है, रिजल्ट तो आपके हाथ में है नहीं, तो आप 100% दो वहाँ, फिर जो होगा वो तो मतलब फिर add मतलब on आयुष है। का कहना है कि अपन बार बार रिजल्ट की टेंशन लेते रहते हैं, जबकि वो अपने हाथ में नहीं है। अपने हाथ में एक्शन है, वो उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रिजल्ट की टेंशन लेते हैं। तो जो आपके हाथ में उसको करते रहो कुछ अच्छा ही होगा, लेकिन प्लान वे में करो, सिस्टमेटिक करो, क्वेश्चंस का सिलेक्शंस कर लो, एग्जाम के समय क्या देखना है, पीएल के समय क्या देखना है। और जो पहले आपने बताया कि 4 टाइप के माइंड रहते हैं, आपने क्लास बहुत बढ़िया ली लेकिन पीएल में डल पड़ गए तो खत्म। पीएल में काम किया, 1.5 दिन में अगर डल पड़ गए तो खत्म। और कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी क्लास से आती है, क्लास अच्छी लगी है तो पीएल में पढ़ाई होती है, पीएल में अच्छी पढ़ाई की है तो 1.5 दिन में पढ़ाई होती है, और वो 1.5 दिन में पढ़ाई हुई तो एग्जाम में एक पॉजिटिव एटीट्यूड से जाते हैं, मतलब एक फ्लो करता है वो कहीं ना कहीं। एक और ये मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे हमारा 28 फेब लास्ट क्लास थी, मतलब मैं लास्ट वीक में ना ऐसा मूड बना लेता कि मैं क्या करता हूँ, पीएल में एक सब्जेक्ट करते जाऊँगा और उसमें महारत हासिल करते जाऊँगा। एक सब्जेक्ट, वन डे वन सब्जेक्ट। हाँ। लास्ट दिन सर 28 फेब को बीएल सर का एक लेक्चर था। हाँ। उसमें बीएल सर बोले थे कि अगर आप एक सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, मतलब आप फेल हो। अच्छा। मैं सोचा थोड़ा, फिर मैं देखा कि नहीं यार 3 सब्जेक्ट तो उठाने ही पड़ेंगे। एक्चुअली में सिंगल सब्जेक्ट उठाने से ना उसमें परफॉर्मेंस मतलब टाइम वेस्ट हो जाता है एक्चुअली। एग्जैक्टली सर। और सर मतलब आप अगर एक ही ग्रुप का सब्जेक्ट उठा रहे हो ना, तो मतलब अगर एक ग्रुप आपका अच्छा होगा ना, फिर ऐसा लगना चालू होता है कि नहीं यार एक ग्रुप बहुत बढ़िया होगा, एक अच्छा नहीं कॉन्फिडेंस होगा, आ जाता है। तो मैं एक ही ग्रुप दे देता हूँ, एक बार इसको और रिवाइज कर लूंगा, एक ही ग्रुप दे दूंगा, सेकंड ग्रुप को बाद में देख लूंगा। तो सर पीएल में भी 3-4 सब्जेक्ट उठाने चाहिए, कुछ दिन बर्बाद होंगे ही पीएल में, नॉर्मल है वो, अच्छा ही जाएगा। मतलब डल पीरियड आता है उसके लिए ज़्यादा लोड नहीं लेना चाहिए, फिर एक्शन में आ जाना चाहिए, पूरा एक्शन में आना चाहिए। मतलब एक वो सर आप वाली कहावत सुनाओ सर, वो चिंता क्लास में बोलता हूँ, चिंता से चतुराई घटे, चिंता चिता समान। चिंता तो ये सही लगी आपको? मतलब यस सर, मतलब चिंता करो तो वो भी टाइम वेस्ट है, नेक्स्ट टाइम उठो और सोचो कि अब क्या मैं अच्छा कर सकता हूँ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। सो व्यूवर्स, ये थे आयुष सिंघानिया जी, जिन्होंने ऑल इंडिया 14th रैंक हासिल की है, और मैं इनको पुनः बधाई देता हूँ। इन्होंने हमारा एक्सेल का नाम, अपना परिवार का नाम और दोस्तों में अपना खुद का नाम बहुत रोशन किया है। और हमारी ये कामना है कि सीए फाइनल में भी आप रैंक में निकाले, बल्कि हम चाहते हैं कि रैंक फर्स्ट लेके आए आप,
और आप में वो बात है, आप ला सकते हो, तो हमको और खुशी होगी। और आगे मेरे ख्याल से मैं बात कर रहा था इनसे, तो आगे सिविल सर्विसेज में शायद आपका जाने का मन है, तो उसके लिए भी हमारी शुभकामनाएं कि आप उसमें सफल रहें और ऐसी जगह पहुंच जाएं कि हमको मिलने के लिए आपका अपॉइंटमेंट लेना पड़े और 1 महीने तक ना मिले। सो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।